नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। यूक्रेन के महाविनाश का मॉस्को प्लान तैयार हो चुका है। पुतिन के बदले का प्लान बन चुका है। प्लान है यूक्रेन को दहलाने का, प्लान है यूक्रेन को सबसे बड़ा जख्म देने का, यह प्लान है यूक्रेन के नक्शे को बदल देने का। पुतिन ने तय कर लिया है कि अब जंग को अंजाम तक पहुंचाकर ही वो दम लेंगे, ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे और इसका ट्रेलर भी अब देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाया गया। रूस के इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग हैं जो रूस के इस अटैक में घायल हुए हैं। इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को निशाना बनाया और ड्रोन अटैक किया, जैसा पहले 5 दिन पहले किया था। रूस के ब्रॉन्स एयरपोर्ट को इन ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन ने निशाना बनाया। इस अटैक में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है और रूस और बौखलाया हुआ है। पुतिन इस वक्त तमतमाए हुए हैं, यानी कि साफ है कि यह जंग अब और भीषण होने वाली है। दोनों ओर से हमले और तेज होंगे, लेकिन सवाल है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इस जंग का जो बाकी दुनिया है उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या यूक्रेन के साथ दिखने वाले जर्मनी, ब्रिटेन और नाटो इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, सीधे तौर पर शामिल होंगे? और अगर ये जंग में शामिल होते हैं तो फिर क्या उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर माना जाए? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और थर्ड वर्ल्ड वॉर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह आवाज रूस की तरफ से आई है थर्ड वर्ल्ड वॉर की। इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। क्या आज की रात यूक्रेन में महाविनाश होगा? क्या आज की रात यूक्रेन पर आखिरी हमला होगा? क्या यूक्रेन पुतिन के क्रोध की आग में जलेगा? क्या आज ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना होगा? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का इंतकाम शुरू हो गया। यूक्रेन का चप्पा चप्पा दहलने लगा। शहर शहर बारूदी बवंडर उठने लगा। खार्किव से लेकर डोनेत्स्क तक दहलने लगे। ज़ेलेंस्की का दम घुटने लगा। यूक्रेन पर सबसे भीषण हमला शुरू हो गया। इंतकाम की आग में जल रहे पुतिन ने कसम खा ली है कि बारूद की बरसात करेंगे, महाविनाश करेंगे, यूक्रेन को भस्म करके ही दम लेंगे। और बदले के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। कीव में ड्रोन हमलों में कई जगह आग लग गई, जिसमें 5 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि रूस के Tu-95MS बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने क्रूज मिसाइलें दागी। यूक्रेन के कीव, टर्नोपिल, खमेलनित्स्की और लुत्स्क के विस्फोटों की खबरें सामने आईं। रूस का यह बारूदी बदला यूक्रेन के भीषण ड्रोन अटैक के 5 दिन बाद आया। बदला ऐसा कि यूक्रेन फिर एक बार पस्त हो गया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश कर दी और बैलिस्टिक मिसाइलों से कहर बरपा दिया। रूस का यह हमला तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि अब पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने वाले हैं, सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर है कि यूक्रेन पर महाविध्वंसक हमले के लिए रूस के खतरनाक बॉम्बर विमान को तैयार रहने के लिए कहा गया है। घातक ड्रोन को भी लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने 5 दिन के भीतर दूसरी बार रूस पर भीषण ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क हवाई अड्डे समेत कई जगहों पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। एयरपोर्ट पर कई कंटेनर्स में आग लग गई। इस हमले से रूस के हवाई अड्डों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन ने दूसरी बार रूस में जिस ड्रोन से तबाही मचाई वो FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, जो युद्ध के मैदान का सबसे खतरनाक शिकारी बन चुका है। इन ड्रोन में 4 से 5 किलो तक विस्फोटक लगाए जाते हैं। इन्हें टैंक, आर्टिलरी, कमांड पोस्ट को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ड्रोन में छोटे वॉरहेड होते हैं।
लेकिन ये टैंकों और सैन्य उपकरण को तबाह करने में सक्षम हैं। FPV ड्रोन की लागत महज 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। लेकिन यही सस्ते ड्रोन रूस के लिए काल बन रहे हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन पुतिन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। वो एक और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मिसाइल से यूक्रेन को दहला भी रहे हैं। और अब तो पुतिन ने ठान लिया है कि आखिरी जंग लड़ेंगे, आखिरी हमला करेंगे और यूक्रेन को वो जख्म देंगे जिसका दर्द ज़ेलेंस्की जीवन भर महसूस करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस यूक्रेन की ये जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है? क्या अब आर पार का वक्त आ गया है? क्या पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर प्लान तैयार हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग उस वक्त और ज्यादा भड़क गई जब इस्तांबुल में एक मीटिंग से पहले, शांति वार्ता से पहले यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए और 500 ड्रोन के जरिए रूस के कई एयरबेसेस को निशाना बनाया गया। उसके बाद रूस ने भी जवाब में मिसाइल अटैक्स किए, बॉम्बर से बम बरसाए और अब यूक्रेन ने फिर से अटैक कर दिया है। रूस पर 100 ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया और इस अटैक में रूस के ब्रियांस्क एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। और इसके बाद अब पुतिन भड़के हुए हैं और वो कहते हैं कि अब शांति की कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ तबाही मचेगी। क्या होगा इस जंग का अंजाम? मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त साथ में हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं। एम्बेसडर रिटायर्ड प्रदीप कपूर जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, वो इस वक्त साथ में हैं। और सुरेंद्र सिंह लाली जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, वो भी साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुतिन की तरफ से यह कहा गया जब शांति की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भाई रूस और यूक्रेन को लड़ने दीजिए, फिलहाल शांति की बात मत कीजिए, लड़ने देना बेहतर है। यह जब पुतिन कहते हैं तो इसका क्या मतलब है फिर? रोहित जी, बहुत ही रोचक प्रश्न है। और इस माहौल में जो युद्ध चल रहा है, करीब 3 साल 5 महीने को होने को आए हैं, बहुत ही रेलेवेंट है। हम ये भी जानते हैं कि एक महाशक्ति, रूस जैसी महाशक्ति, यूक्रेन को कुछ हफ्तों में काबू करने के विचार से निकली थी 3-3.5 साल पहले। लेकिन हुआ ये कि ये सिलसिला लड़ाई का चलता रहा और 3 साल 5 महीने के बाद में दोनों थक से गए। लड़ाई का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है जिसका आजकल सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से इस जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो टूल की वजह से जो क्या कहते हैं कंफ्यूजन है, उसको दूर करना आवश्यक होगा। और हम जैसे लोग इसकी कोशिश करते हैं कि इसमें कितना सही है और कितना अफवाह है, उसको अलग थलग किया जाए। ठीक है सर, मैं मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर जो अटैक किया था उसकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ गई हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। एगल्स एयरबेस के ईंधन डिपो पर अटैक किया। ईंधन डिपो पर हमले के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जोरदार धमाके के बाद काले धुएं का जोरदार गुबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। डाइगिलेव एयरबेस को भी टारगेट किया था। तांबोव में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर हमला किया गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना जबरदस्त ये अटैक है और उसके बाद कितना जबरदस्त धुएं का गुबार यहां पर उतरा है। और इसीलिए अब जो पुतिन हैं वो भड़क गए हैं। आप देखिए कितना बड़ा ये अटैक, ये कितना बड़ा हमला किया गया है। ये अटैक किया गया, ये हमला किया गया, जोरदार धमाका हुआ और धमाके के साथ आप देखिए धुएं का कितना बड़ा गुबार यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही इस वक्त रूस और यूक्रेन, एक जगह का मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, दोनों जगह अब यही नियति बन गई है। एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस इसमें मारे जा रहे हैं। आप इस अटैक की तस्वीरें देखिए। इंडिया न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। यूक्रेन ने जो अटैक किया रशिया पर, उस अटैक के बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके ने पुतिन के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। और इसीलिए पुतिन अब कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार वो कह रहे हैं, ट्रंप को भी उन्होंने मना कर दिया कि आप बीच में मत आइए। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन को लड़ने दीजिए, शांति की बात हम नहीं करेंगे। मेरे साथ सत्येंद्र दुग्गल जी भी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, ये जो
एक शांति वार्ता होने वाली थी इस्तांबुल में, उससे पहले जो यूक्रेन ने अटैक किया, उसके बाद पुतिन का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसके फौरन बाद एक और फिर यूक्रेन ये ड्रोन अटैक करता है। ये पुतिन के गुस्से को भड़का रहे हैं क्या? ये जो भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। मेरी आवाज आ रही थी आप तक? सर सर जो भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है ये, और हर चीज जो है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस पर हो रही है। अब देखिए इस्तांबुल में वो वार्ता थी, सब तैयारी हो रही थी, सब लोग पहुंच रहे थे, और उसके कुछ ही घंटे पहले जो है इतना मैसिव अटैक वहां पर ड्रोन से कर दिया गया, और ऐसी मशीनों से किया गया, ऐसी मशीनें वो ड्रोन को लेके गई जो कि यूएसएसआर जो रूस के अंदर तक चली गई। वो आप ये देखिए, आप बहुत जो कुछ भी हो रहा है बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है और बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ये। और हम जैसा जानते हैं कि रूस जो है वो महाशक्ति है। इस कॉन्फ्लिक्ट से कई डेफिनेशन और कई अवधारणाएं जो हैं वो पस्त हो रही हैं कि कौन महाशक्ति है, कौन महाशक्ति नहीं है, और क्या महाशक्ति के सामने कोई टिकेगा या नहीं टिकेगा। जैसा कि सबको मालूम है कि 3 साल से ऊपर हो गए, जबकि हमको तो ये लगता था कि जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था कि शायद 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 फोर्टनाइट, 1 महीना, 2 महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। पर देखिए किस तरीके से एक छोटे से राष्ट्र ने एक महाशक्ति का सामना किया है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक हो रहे हैं, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और इनका जो वॉल्यूम है, जो इनकी जो इंटेंसिटी है, वो कितनी बढ़ गई है। ये सब अनएक्सपेक्टेड लाइन पे हो रहा है, जबकि लोग ये कह रहे हैं या ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, या जो हम मैगजीन्स फॉरेन के जो कॉन्फ्लिक्ट की जो मैगजीन्स हैं, वॉर के मैगजीन्स हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो यूक्रेन है उसकी क्षमता क्षीण होती चली जा रही है। पर आप देखिए वो हर अवधारणा को गलत साबित कर रहा है। यहाँ रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि आप इंटरफियर मत कीजिए, पर अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से होते हैं, वो इनको हिला देता है। और कुछ ना कुछ तो साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे जो हम सबके समझ के परे है। हमारी जितने भी जो डिप्लोमेटिक जो सीनियर लोग हैं, डिस्पेंसेशन है या आर्म फोर्सेस के जो है, जिनसे हम एक हमारा ग्रुप है, थिंक टैंक है, हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ और ही हो जाता है। तो ये इसने कई आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स की अवधारणाओं को भी पस्त किया है, कई नए आयाम बनाए जा रहे हैं, और कई चीजें जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कि किस तरीके से वॉर होती है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि बड़ा ये अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था कि अचानक यूक्रेन उस शांति वार्ता से कुछ घंटे पहले इस तरह का अटैक करेगा और वो रूस के गुस्से को इतना ज्यादा भड़का देगा। एम्बेसडर प्रदीप कपूर जी भी मेरे साथ हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई पीछे था जिसने जेलेंस्की को इस बात के लिए राजी किया कि आप अटैक कीजिए, जबकि चीजें उस वक्त लग रहा था कि शायद एक सही दिशा में जा रही हैं? एक मिनट, हाँ जी, सुनाई दे रहा है ना सर? तो ऐसा है कि पिछले 2 हफ्तों के अगर स्टेटमेंट्स भी देखें, जैसे जर्मनी ने कहा कि हमने यूक्रेन को बिल्कुल ढील दे दी है कि अभी रशिया के अंदर जाके अटैक भी कर सकता है, डीप इनसाइड रशिया ऑल्सो। सिमिलरली जो ब्रिटेन था, उन्होंने भी कहा कि हम उनको वेपन्स भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो इस वॉर में काफी चीजें होती हैं जो नजर से दूर होती हैं जी। अभी उनको जो इंटेलिजेंस मिल रहा है वेस्टर्न एजेंसी से, उनको जो वेपनरी मिल रही है, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, अगर एक देश को 20-25 देशों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा हो जो टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस्ड हैं और उनका काफी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वॉर 2 में इंटेलिजेंस का, और क्या तरीके होते हैं और क्या सिस्टम्स होते हैं, और अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है जी। इतना एआई आ गया है वॉर में, इतना ड्रोन वॉरफेयर आ गया, इतना लर्निंग आ गया है, इतने नए तरीके आ गए हैं। तो इसमें जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं उनका साथ होना आपके साथ बहुत फायदेमंद है। तो अभी चाइना भी रशिया को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर रहा है, बट इतनी हिम्मत से इतने खुल के नहीं सपोर्ट कर सक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव काफी है यूएस का और वेस्टर्न कंट्रीज का। तो जिस दिन ये डिसाइड कर लेगा कि हमने खुल के सपोर्ट करना है, सारा तन मन धन से, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर के साथ अपना अगर सपोर्ट करना शुरू कर दे,
तो फिर ये सडनली चेंज हो सकता है, क्योंकि रशिया भी नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट है, ईरान का सपोर्ट है और चीन का सपोर्ट है। ये 3 मेन कंट्रीज है, और बेलारूस वगैरह जो उनके साथी हैं आसपास में उनका सपोर्ट है। तो उसको मिला के अभी अगर 25 देश अप्रोक्सीमेटली यूरोप के जेलेंस्की के साथ हैं, तो वो उनको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अभी सेटबैक हुआ है, बट उनका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जी, जो उनका सारा शक्ति है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, वो बहुत भीषण है, बहुत ज्यादा हैं, और बहुत देर तक ऐसी चीजें सहन सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा था हमने कि उन्होंने सबसे ज्यादा मैन पावर के लॉसेस हुए, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुए, बट फिर भी वो उभर के वापस आ गए, क्योंकि वो देश इतना बड़ा है और इतना महान है। तो अब भी कुछ टाइम लगेगा उनको, ये बहुत मैसिव सेटबैक्स हैं साइकोलॉजिकल और वॉर फील्ड पे और हर तरफ से, बट फिर से उभर के आएगा। और अभी देखना होगा कि अगले दिनों में क्या होता है और कैसे ये वॉर जो है अभी सडनली एक नया टर्न लिया है, अनप्रेसिडेंटेड टर्न लिया, जैसे विंग कमांडर साहब कह रहे थे जी। तो उसको अभी कैसे वो बचा सकेंगे अपने आप को, और कैसे सारा टेबल को टर्न कर सकेंगे यूक्रेन की तरफ। ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस लौटूंगा, लाली जी के पास चलता हूं। उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस बीच यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के टेर्निपोल शहर पर एक बड़ा अटैक हुआ है। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो को यहां पर निशाना बनाकर अटैक किया है, और इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यह मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर, जो अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया रशिया पर, उसके बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं और वो लगातार यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहे हैं। टेर्नोपिल शहर पर यह अटैक हुआ है, ऑयल डिपो को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें भारी नुकसान यूक्रेन को हुआ है। लेकिन नुकसान हम देख रहे हैं डे 1 से, जब ये युद्ध शुरू हुआ था साल 2022 में, फरवरी का महीना था, तब से लेकर अब तक उस वक्त ये कहा गया था कि हफ्ते भर में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन अब 3.5 साल होने को आए हैं और अभी तक ये युद्ध जारी है। बीच में ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया मामला, लेकिन एक बार फिर से चीजें गर्मा जाती है। सुरेंद्र सिंह लाली जी मेरे साथ हैं। लाली साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अटैक्स तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और इसमें ब्रिटेन ये कहता है कि मैं यूक्रेन के साथ हूं, हथियार दूंगा, मैं 1 लाख ड्रोन दे दूंगा। जर्मनी भी कहता है, नाटो कहता है हम साथ में। लेकिन मेरा सवाल है कि ब्रिटेन और जर्मनी क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इस युद्ध में? साथ देना एक अलग चीज है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना अलग चीज है। देखिए रोहित जी, सब गंदा है पर धंधा है। ये जंग एक बहुत बड़ा धंधा है। भले ही वो 2 इंसानों की जंग हो या मुल्कों की जंग हो, शुरू करना तो आपके हाथ में है, पर खत्म कौन कर पाएगा ये नहीं पता चलता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पर्दे के पीछे से खेल कुछ और खेला जा रहा है। मुर्गे की लड़ाई में लड़ाने वाले पीछे बैठे होते हैं। अब बात ये है कि अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अमेरिका और यूएसएसआर थे, फिर अमेरिका ने यूएसएसआर को तो फारिग कर दिया 90s में जाके। तो अब अमेरिका जो है वो दुनिया का साहब बहादुर सबसे बड़ा बेताज बादशाह बना रहा। अब वहां पे फिर ट्रम्प साहब ने आके जो कुंडी घुमाई, उन्होंने तो बिल्ली काटने शुरू कर दिए ना, यूक्रेन को भी और यूरोप को भी। तो इस समय दुनिया एक लिक्विड स्टेट में है। इस समय पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पीछे है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा धंधा है। ये यूक्रेन नहीं है, इसके पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, रशिया नहीं है, चाइना भी है। तो इसमें अब एक नई दुनिया के समीकरण बैठ रहे हैं, और जिसको मैं कहूंगा कि अब कोल्ड वॉर 2.0 है, जहां पे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान एक खेमे में है, और दूसरा खेमा तो तितर बितर हो गया ना। ट्रम्प साहब ने कहा था मैं हफ्ते में वॉर खत्म करूंगा, अब वो हफ्ता ही नहीं खत्म हो रहा। तो इस समय ये बड़ी फ्लूइड स्टेट में है, और इस समय कुछ पता नहीं है किस तरफ जाएगा, क्योंकि खेल जो आंखों के सामने वो नहीं है, खेल पीछे से खेला जा रहा है। रोहित जी, मैं जनरल ब्रजेश कुमार के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के कीव पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। रूस ने 50 से ज्यादा ड्रोन से यहां अटैक किया है। यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि खबर यह भी मिल रही है, ईरान से रूस को यह शाहिद ड्रोन मिला है, और इसी ड्रोन के जरिए रूस ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, शाहिद ड्रोन के जरिए। तो ड्रोन
यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन, रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया जा रहा है। शाहिद ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। 50 ड्रोन्स इस अटैक में इन्वॉल्व थे, लेकिन खबर यह है कि रूस के इस अटैक को फेल कर दिया और कई जगह जो ये ड्रोन अटैक हुए थे उन्हें मार गिराया है यूक्रेन ने। लेकिन जनरल ब्रजेश कुमार, सवाल यह है कि आखिर कब तक यूक्रेन ये कर पाएगा और कब तक ये जो जर्मनी है, जो ब्रिटेन है, जो साथ होने का दावा कर रहे हैं, ये कब तक साथ देंगे इस जंग में? सर आप अपना ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ, ये बड़ा पेचीदा मामला है कि कब तक लोग साथ देंगे। हाँ, देखिए 1945 के बाद में यूरोप में शांति है, नेटो और अर्सवाइल वार्सा पैक्ट की वजह से, या रशिया और नेटो के बीच में जो गठबंधन था या जो दूरियां थी या जो समझौते थे, वो टूट गया है, वो टूट रहा है। और हम समझते हैं कि रशिया तो बहुत ही पावरफुल नेशन रहा है, लेकिन फंसा हुआ साढ़े तीन साल से यहाँ, और इस तरह इतनी बुरी तरह फंसा है कि उसको नॉर्थ कोरिया जैसे देश से लोग को मदद लेनी पड़ रही। माना जाता है करीब 14,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया के वहां पे, 1000 करीब बैलिस्टिक मिसाइल से और करीब 90 लाख आर्टिलरी शेल्स उनको दिए गए हैं। लड़ाई पे जो अगर हम रियलिटी चेक करते हैं कि रशिया के आसपास लोग कहते हैं चूंकि वो ऑफेंसिव पे था, उसके लोग जो मारे गए हैं सैनिक और जो जख्मी हुए हैं 10 लाख के आसपास। यूक्रेन की बात करें, चूंकि वो डिफेंडर था, तो उसके करीब 6.5 से 7 लाख सैनिक या मारे गए हैं या जख्मी। और ये सारे प्रोडक्टिव लोग होते हैं एक देश के। ये माहौल है और हमको लगता था कि अभी संधि हुई है, ट्रंप साहब आए हैं, कोई गपशप लगेगी वो, और यूक्रेन थोड़ा पीछे हट रहा था। रशिया ने कर्क्स में अपनी पूरी जगह ले रखी थी, बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके पास है करीब 20% जमीन ईस्ट और साउथ में। तभी ये हमला हुआ संडे जी। और ये जो हमला है ये लैंडमार्क है मिलिट्री के अंदर। इस तरीके से सोची समझी लो कॉस्ट ऑप्शन जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करता है और दुश्मन को पता ना चले, इट इज अमेजिंग। और उसका पूरा क्रेडिट तो इनके एसबीयू जो हैं यूक्रेन के या और जो लोग कर्मचारी देना पड़ेगा। वो और इस हमले के बारे में जो ये क्लेम कर रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, बोलती है, लेकिन रशिया की चुप्पी भी ये बताती है कुछ तो हुआ है और कुछ अच्छा तगड़ा हुआ। और इसी कारण ये परसों जो बातचीत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में और पुतिन के बीच में, तो एक ही चीज बताई ट्रंप साहब ने, पुतिन ने कहा हम बदला लेंगे, तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे जोर से नाक कटी है एक सुपर पावर की, कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो हवाई हमला देख रहे हैं ड्रोन से, मिसाइल से, नए नए सिस्टम से रशिया के द्वारा यूक्रेन में, यही तो वॉर चल रहा है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स पे, सिविल पॉपुलेशन पे, उनको सब्जुगेट करने की कोशिश की जा रही है और वही उसी का रिटेलिएशन यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि रशिया का मैदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अगर आप देखते हैं कि कहां कहां मारता है, ये बहुत अच्छी बात है। 4,500 किलोमीटर ईस्ट में, 2,500 किलोमीटर आर्कटिक में, रशिया के मॉस्को के पूर्वी करीब 600 किलोमीटर दूर और दक्षिण में। तो इस मैदान में वो भी वही खेल खेल रहा है कि वो एनर्जी टारगेट्स और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो अभी एयरक्राफ्ट है उसको लगा रहा है। अब रशिया का क्या रिएक्शन होगा, क्या कर सकता है, यही दिक्कत है। रशिया के हार्डलाइनर्स कहते हैं कि देखिए साहब, अभी समय आ गया है, लेट्स यूज दैट एंड वेपन। लेकिन क्या ये होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन मुझे जब इतनी क्षति पहुंचेगी तो हम ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात है। जब बात एग्जिस्टेंस पे आ जाएगी, जब बात आ जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं इस जो एन वेपन का आप जिक्र कर रहे हैं, सवाल ये कि क्या उस एन वेपन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही थी कि जो ऑर्शनिक मिसाइल है, जो कहते हैं ना कि मतलब पिघला देने की शक्ति रखती है, उसको भी मूवमेंट वहां पर किया था, तो इसलिए बड़ी हलचलें उस दौरान भी देखी गई थी। लेकिन इस बीच एक और हलचल हो रही है और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है इस वक्त की। ब्रेकिंग न्यूज रूस यूक्रेन जंग को लेकर है। रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है।
ऑपरेशन स्पाइडर में यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया था। रूस के ब्रिटेन में राजदूत हैं आंद्रेई केलिन, जिन्होंने कहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ऑपरेशन स्पाइडर यानी कि वो ऑपरेशन जिसके तहत तकरीबन 500 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के अंदर अटैक किया था। बड़ा वेल प्लान्ड ये ऑपरेशन स्पाइडर था, जिसमें ट्रक के जरिए ड्रोन्स भेजे गए, फिर ट्रक से ड्रोन्स निकले और उसने रूस के कई एयरबेसेस को तबाह करके नुकसान पहुंचाया था। करीब 50 लाख के ड्रोन थे और यह कहा जा रहा था कि 60,000 करोड़ का नुकसान रूस को इन ड्रोन्स के जरिए हुआ है। वो ऑपरेशन स्पाइडर, और उसी ऑपरेशन स्पाइडर का जिक्र कर रहे हैं रूस के राजदूत जो ब्रिटेन में है। वो कह रहे हैं कि ये इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को भड़काने की कोशिश है। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, आप कैसे स्टेटमेंट को देखते हैं जब रशिया के राजदूत ब्रिटेन में जो हैं वो इस बात के लिए सीधे तौर पर ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराते हैं? ये तो मामला काफी गंभीर है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर तक तो नहीं पहुंचेगी बात, क्योंकि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी है लीडर्स में, उसके कारण आपस में एक दूसरे से फोन पे भी बात कर लेते हैं और विजिट्स भी कर लेते हैं, मीटिंग्स भी कर लेते हैं। तो अगर ये दुश्मन जो देश हैं, अगर आपस में इनका बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाए कम्युनिकेशन का, फिर वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बट जब तक ये कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहेंगे तो वर्ल्ड वॉर का होना थोड़ा चांस कम है। बट इस वॉर में थोड़ा और गंभीर स्टेज पहुंचना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जो हुआ है वो ऐसे जो एक वर्ल्ड विश्व की शक्ति है रूस, उसके खिलाफ हुआ है। और जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ब्रिटेन और जर्मनी के अलावा फ्रांस ने भी ये शह दी है यूक्रेन को कि अभी आप अंदर जाके मारें रूस के अंदर जाके, और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, तो एक छोटा सा सवाल इसी बीच में मैं आपसे मैं इसमें ही एंडोर्स कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन चैनल जब तक रहेगा इस बात की आशंका नहीं है। मैं भी इस बात को बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, और कम्युनिकेशन होने भी वाला था इस्तांबुल में, जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन उसी कम्युनिकेशन चैनल में, उसी कम्युनिकेशन के बीच अगर इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें होंगी, जिसका जिक्र अभी पहले भी हुआ था हमारी आप लोगों की बातचीत में, तो फिर ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें लीड नहीं करेंगी क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ, या चीजों को और ज्यादा खराब नहीं करेंगी? नहीं, ये कम्युनिकेशन चैनल केवल बायलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल भी है। क्योंकि अगर पुतिन ट्रंप के साथ बात होती रहती है, ट्रंप की वेस्टर्न लीडर्स के साथ बातचीत होती रहती है, जैसे कि हमने वॉर के शुरू होने से पहले भी देखा था, जब ज़ेलेंस्की काफी अपने माइंड में बना चुके थे कि अब हम नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, फिर सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला कि आप ये स्टेप नहीं लेंगे। फिर जब वॉर शुरू हुआ फरवरी में, फिर यूक्रेन ने एक चिट्ठी तैयार कर ली थी मार्च में कि वो अभी नाटो से ज्वाइन करने से बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री वो स्टेटमेंट पास कर देंगे कि वो नाटो नहीं ज्वाइन करने वाले। तो जिस टाइम बाइडेन को यहाँ पर पता चला कि ऐसा स्टेप लेने वाला है यूक्रेन, तो उन्होंने बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको मार्च में वहां भेजा यूक्रेन में कि ये ज़ेलेंस्की ऐसा स्टेप बिल्कुल ना ले। तो ये सब जो साइड में बातचीत चलती रहती है आपस में, तो उसके कारण स्टेप्स और भी ज्यादा बढ़ भी जाते हैं, सिचुएशन गंभीर भी हो जाता है, बट उससे पुल बैक या स्टॉप करने का उस पॉइंट पे पॉसिबिलिटी भी रहती है। अगर अभी कोई सिचुएशन ऐसा हो जिसमें सब देशों को लगे कि उनका भी नुकसान होने वाला है वर्ल्ड वॉर से, तो इमीडिएटली वो उस स्टेज पे रोका जाएगा। अभी इस वॉर में फायदा हो रहा है, जैसे कुछ और भी वक्ता ने कहा अभी, कि जो डीप स्टेट है यहाँ का, उनको बहुत इंटरेस्ट है इस वॉर को कंटिन्यू रखने का। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस में और वेस्टर्न कंट्रीज में और रशिया में और चाइना में, उनको भी काफी इंटरेस्ट है कि ये वॉर जारी रहे, चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, क्योंकि उनको इनके रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरानी जो इन्वेंट्री है वो यूज अप हो जाती है, नई इन्वेंट्री क्रिएट होती है, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है, एडवांस वेपनरी का टेस्टिंग हो जाती है। तो इस कारण बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ऐसे वॉर को जल्दी से भी रोकना नहीं चाहता है कि ये सब चीज़ें चलती रहें साथ में, और डिस्कशन स्थगित रहे या बहुत कम स्पीड पे चले,
नेगोशिएशन बिल्कुल प्रॉब्लम्स के साथ चले। जी जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती और कोई ऐसे लीडर हमारे प्रधानमंत्री जैसे उभर के नहीं आते इंटरनेशनल स्टेज पे और दोनों साइड उनकी रिक्वेस्ट नहीं करते, जिनको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी सब देशों को वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो भी बड़े देश हैं। केवल एक ही देश है भारत पूरी दुनिया में जिसको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और जो शांति चाहता है और जिसकी कैपेसिटी है कि दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करवा सके। राजीव, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक और अटैक की खबर यह आ रही है कि यूक्रेन पर इस बार कैलिबर मिसाइल के जरिए रूस ने अटैक किया है। रूस ने कैलिबर मिसाइल दागी है यूक्रेन पर और इस हमले में लुत्स्क में भारी तबाही, भारी नुकसान हुआ है। लुत्स्क में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। देखिए, युद्ध की यही सबसे कहते हैं कि अब इसको खराब बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि जब मिसाइल गिरती है तो वो जगह देखकर नहीं गिरती है। तो लुत्स्क में कई अपार्टमेंट तबाह हुए हैं। रूस ने जो कैलिबर मिसाइल के जरिए अटैक किया है, अब इन अपार्टमेंट्स में आम लोग, आम पब्लिक, आम सिविलियन रह रहे हैं, तो उनको जबरदस्त नुकसान यहां पर पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि रूस ने जो अभी हाल में हमले किए हैं उसमें यूक्रेन में 5 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, इस तरह की खबर सामने आई थी। हालांकि इसमें यह भी हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़े, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ अटैक्स किए जा रहे हैं, जिन वेपन्स के साथ अटैक्स किए जा रहे हैं, जिस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल इन अटैक्स में किया जा रहा है, ऐसे में सिविलियन कैजुअल्टीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या ये जंग जिस मुहाने पर खड़ी है वहां से ये जंग अभी निकट भविष्य में आने वाले वक्त में क्या रुक पाएगी ये जंग, या इस तरह की तबाही जारी रहेगी? कमांडर सतिंदर दुग्गल, आप किस तरीके से इसको जज करेंगे? जो मौजूदा सिचुएशन है इसको देखकर आपको किसी भी तरह की सीज फायर की संभावना इसमें दिख रही है, क्योंकि इस वक्त दोनों आग उगल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगा कि हमने अभी इस प्रोग्राम में एक टर्म यूज हो रहा है, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, हमने कई तरीके की वॉर देखी है, कोल्ड वॉर देखी है, टेरिफ वॉर देखी है, देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है और अब अभी कह रहे हैं कि सीज फायर होगा कि नहीं होगा। अभी अपने पूर्व राजनयिक साहब ये बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। पिछले कुछ समय को अगर हम देखें तो ये एक जो वॉर है ये लैब में कन्वर्ट हो गया है। इसमें किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इजाद किया जा रहा है, डिफरेंट तरीकों को इजाद किया जा रहा है, वो इसके एक लैब बन के रह गया। इसमें एक डीप स्टेट की भी बात आ रही है। इस वॉर में सभी तरीके की चीजें इनग्रेव हो चुकी हैं। इसमें दोस्ती भी हो रही है, दोस्ती में धोखा भी हो रहा है, प्रॉक्सी भी हो रहा है, कौन किस तरफ किसको सपोर्ट कर रहा है। एक तरीके से ये लैब बन के रह गया है। ये बहुत ही एक बड़ी परेशानी की बात है कि इसमें हर चीज जो है वो इनग्रेव होके रह गई। ये एक बहुत ही जो है ये एक डेंजरस चीज है। और ये अब कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर को छोड़कर अब ये पर्सनैलिटी वॉर हो गई है, अब ये बिहेवियरल वॉर हो गई है। अब आप देखिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं प्यूटिन क्या करेंगे, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वो क्या करेंगे, फलाने क्या करेंगे। हम पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं, जबकि वॉर में तो पर्सनैलिटीज हमेशा आनी ही नहीं चाहिए। हमेशा वहां पर तो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक रीजनल ऑब्जेक्टिव होता है, कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है या कोई और ऑब्जेक्टिव होता है। यहां तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्सनैलिटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो गया। कौन सी पर्सनैलिटी उभर के आएगी। और जब ये होता है तो डेफिनेटली आप हिटलर में वापस चले जाइए। मैं वह कोई उनकी तारीफ या उनकी बुराई नहीं कर रहा। हर पर्सनैलिटी हर सदी में अपने अपने तरीके की होती है। ये हम कहीं ना कहीं जो है एक डिफरेंट तरीके की वॉर में जा रहे हैं। और 80 साल के बाद 1945 में लास्ट वर्ल्ड वॉर दैट इज सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। 80 साल के बाद में एक बड़ा इमिनेंट सा लग रहा है कि कुछ शायद और ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड होगा। जैसे कि युगों की एक पैनल जब आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को यहीं से मैं आगे लेके जाता हूं। लाली साहब के पास भी चलूंगा। लाली साहब, पुतिन जो है उनकी पर्सनैलिटी क्या कहती है? उनकी पर्सनैलिटी तो यही कहती है कि हार मानना नहीं है किसी को और सामने वाले को तबाह कर देना है। और उनका इस वक्त का जो एटीट्यूड है वही सारी चीजें दिखा रहा है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, तो आपको लगता है कि पुतिन की पर्सनैलिटी यही कह रही है और वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने तक इस जंग को छोड़ेंगे नहीं? रोहित जी, पुतिन हो या बेंजामिन नेतन्याहू, इन दो लोगों को मैं बहुत पुराना चावल मानता हूं।
क्योंकि ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ये जानते हैं। आई मीन अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं कि पहले कह देते हैं कि कश्मीर 1000 साल पुराना मुद्दा है और मैंने करवा दिया। ये बहुत पुराना खेला खेले हुए आदमी हैं। तो पुतिन इतनी जल्दी अमेरिका के हाथ में नहीं आएंगे, उनको पता है वो क्या करना चाह रहे हैं। ये सारा खेल जो है ये बेसिकली दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं। और मैं बार बार एक बात तो कह रहा हूं कि क्योंकि अमेरिका इतनी दूर है, अमेरिका कभी अटैक नहीं हुआ सिवाय सितंबर 11 के, उनके आसपास समुद्र है। तो अमेरिका ने जो ये हाथ खींचा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो प्योरली एक पर्सनैलिटी के बेस पे आए हैं, अभी देखिए दुनिया में हर जगह ये कल्ट पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई है। और दुग्गल साहब की बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि अब वॉर भी कल्ट के ऊपर होती है, क्योंकि आजकल हर बंदा चाहता है कि देखो मेरी पावर देखो। तो बात यह है कि पुतिन साहब का रिस्पांस में आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत पुराने चावल है। अब ये जो यूक्रेन के, ये तो कमेडियन थे, बेचारों को तो नॉलेज ही नहीं है। ये तो गए अमेरिका गए, इन्हें बड़े बेआबरू कर अमेरिका वालों ने निकाल दिया। पहले ये लड़ते रहे जो बाइडेन के कहने पे, उसके बाद अमेरिका ने इनका बिल फाड़ के दे दिया कि भैया हमें पैसे दे दो, हमें 50% अपनी रेयर मिनरल्स दो, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो पुतिन जी को समझना कोई आसान नहीं है, क्योंकि वो इस खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस गेम में बहुत पुराने हैं। रोहित जी ठीक है, लेकिन यहीं से एक सवाल फिर खड़ा भी होता है कि अगर इतने पुराने हैं, इस गेम में अच्छे से समझते हैं, तो जो इनिशियल उनका एक आकलन था, अंदाजा था कि मैं 10 दिन में, मैं हफ्ते भर में यूक्रेन को खत्म कर दूंगा, वो हुआ नहीं। वो 3-3.5 साल तक अब तक बात पहुंची और अब तक यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रुक कर इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि रूस ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन्स अटैक भी किए हैं। कीव, सुमी, वोलिन पर रूस ने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने रूस की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। तो ड्रोन के साथ साथ मिसाइल अटैक की बात को स्वीकार कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। वो कह रहे हैं कि रूस ने मिसाइल अटैक भी किया, रूस ने ड्रोन अटैक भी किया, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इनके मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। Дорогі українці, українки, сьогодні росіяни знову ударили по Херсону. Двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні саме показовий удар. Жодного військового сенсу. І все це, кожен такий удар зовсім не про так звані першопричини війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють. अच्छा जनरल ब्रजेश कुमार, मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं पुतिन। मतलब एक ऐसा आकलन, उनका इनिशियल आकलन तो यही था ना कि हफ्ते भर में खत्म कर देंगे हम यूक्रेन को। यही सोच के उन्होंने इसी माइंडसेट से अटैक किया था। हफ्ते के 10 दिन समझ में आते हैं, 20 दिन, महीना, यहां तो 3-3.25 साल, 3.5 साल हो जाएंगे अब, और 2 महीने बाद। जी बिल्कुल। शुरू में उनके आकलन बहुत गलत निकला और पता चला कि बहुत सारी उन्होंने गलतियां की थी। उनके जो जनरल स्टाफ थे, उनकी जो ऑपरेशनल आर्ट थी, उनकी जो टैक्टिक्स थी, उसको उन्होंने चेंजेस जरूर किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर। एक जिक्र आ रहा था कि ये जो वॉर है एक लेबोरेटरी है। जितनी भी वॉर हुई हैं, विश्व, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और 3, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी रही। साइंस का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास और उसके से मिलिट्री डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटजिक और थिंकिंग का विकास रहा है। तो ये तो मानना है। और ये जो लड़ाई चल रही है 3.5 साल से, स्वाभाविक है, बहुत सारे विकास हुए हैं। और ये हमको नजर आता है एक कंपैरेटिवली, अगर हम आर्म्स, एम्युनिशन, एयरक्राफ्ट की तुलना करें, रशिया कहीं आगे था, आगे रहा है, आगे है कंपेयर टू यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ने मैनेज करना सीख लिया कैसे। शुरू के वॉर में उनकी ग्रैंड मॉम्स एक प्ले टॉय के हिसाब से टैंक्स को कैसे उन्होंने उड़ाया था जब वो कीव के आसपास घूमते, और बाद में उनके पैसे भी कम थे। तो जो इनोवेशन उन्होंने किया है ड्रोन्स के द्वारा क्षति पहुंचाने का, वो बहुत बड़ा इनोवेशन है और बाकी दुनिया उसके साथ सीख रही है। तो ये सब इनोवेशन, एक देश जो फंसा हुआ है, जो कमजोर लगता है, लेकिन जो उसके करिश्मेटिक लीडर, लोग पहले कह रहे कि वो एक जोकर थे, बट ऐसा वॉर में यूजर निकलता है
जो छोटा देश है, हर एक मामले में वो लोगों को रैली करता है और 3.5 साल तक उनके साथ जूझता है। एक समय आया था जब पहली वार्तालाप हुई थी, ये 10 दिन पहले या 15 दिन पहले, तो लग रहा था कि रशिया ने करीब करीब पॉजिटिव कैपिटुलेशन कर देगा यूक्रेन का और संधि हो जाएगी। इसी बीच में इस यूक्रेन के लीडरशिप ने जो कमाल दिखाया है वो फिनोमिनल, वो शॉक कर दिया होगा पुतिन साहब को, जनरल साहब और उनके जनरल साहब, पूरे देश को। और ब्यूटी ये है कि वो उनके लोग की जो प्लानिंग थी उसको ना कोई भनक लगी और जो लोग थे वो भी वापस आए। तो इस माहौल में हम कहें तो पुतिन की तरफ से पूरा आंकलन जो कहते हैं ऑपरेशनल आर्ट का, स्ट्रेटेजी का और टैक्टिक्स का गड़बड़ रहा है, सोच गड़बड़ रही। और 3.5-4 साल के बाद में रिसोर्स भी कम पड़ जाते हैं। एक्चुअली वो कहें जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं उनको तंग कर रहा है, लेकिन उनके पास चीजें क्या होती है ये पता नहीं चलता है। तो लोग ये भी कहते हैं रूस की जो वॉर है पेट्रोलियम कमोडिटीज फाइनेंस करती हैं, तो अगर उसमें हम लोग भी शामिल हैं और यूरोप भी शामिल, हम जो उनका कच्चा तेल खरीद के यूरोप को भेजते हैं और तब से उनके यूरोप की भी इकोनॉमी चलती है, नहीं तो लोगों को दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब माहौल के अंदर ये बहुत पेचीदा है कहना कि एक क्या चीज है, लेकिन ये बात तो सही है, पुतिन साहब क्या कहते हैं, परेशान हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं। उतना आसान भी नहीं है क्योंकि वो कोई गलत कदम उठाएंगे उसके पहले उनको चीन से भी बातचीत करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान से भी बातचीत करनी पड़ेगी। हम लोग बड़े प्लेयर्स हैं, तो अगर कहें तीसरी विश्व युद्ध हो जाएगा या न्यूक्लियर वॉर लगा देंगे, ये थोड़ा सा इस स्टेज में मुश्किल लगता है। और जैसे अपने एम्बेसडर साहब कह रहे थे, जब तक वार्तालाप चलती रहती है तो अच्छी बात है, लड़ाई से तो कुछ नहीं निकलता है। लड़ाई पुश करती है आपको टेबल पे बैठने के लिए, डिप्लोमेसी दिखाने के लिए और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए। तो हम उस स्टेज में हैं कि हम मानते हैं कि ये दोनों देश अगर अमेचर बॉक्सिंग में जो 3rd राउंड में चलता है, थक गए हैं, इनके बंदे नहीं हैं इनके पास लड़ने के लिए, मार सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं, लेकिन बंदे नहीं हैं लड़ाई में। लेकिन फिर यहीं से एक सवाल ये भी खड़ा होता है, मैं इस सवाल को आगे लेकर भी चलूंगा, इस सवाल को, कि पुतिन अगर चीजें लगती हैं कि चीजों को सीज फायर होना है, तो क्या पुतिन एक ऐसे एंड पे चीजों को छोड़ेंगे जहां से ये दिखे कि हां रशिया और पुतिन कमजोर साबित हुए इस जंग में? ये एक बड़ा सवाल है, इसको मैं लेकर आऊंगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यूक्रेन के लिए अच्छी नहीं है। खबर यह है कि रूस के बॉम्बर विमान ने उड़ान भरी है। ओलेन्या एयरबेस से बॉम्बर विमान ने उड़ान भरी है। एंगल्स 2 एयरबेस से भी रूसी बॉम्बर उड़े हैं यूक्रेन की तरफ और आज यूक्रेन पर बड़ा अटैक हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। देखिए, जो मैं बात कह रहा था वही कि क्या पुतिन किसी ऐसे एंड पर छोड़ेंगे जहां से रशिया कभी भी कमजोर नजर आए या ये मैसेज जाए कि पुतिन कमजोर पड़े? नहीं, आप देखिए बॉम्बर उड़ा दिए हैं और खबर यह है कि आज अटैक बड़ा हो सकता है यूक्रेन के ऊपर। पहले भी बॉम्बर्स के जरिए बमवर्षा की है पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर और एक बार फिर से यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक के बाद अब रूसी बॉम्बर्स ने अलग अलग एयरबेस से उड़ान भर ली है। सतेंद्र दुग्गल जी, आपको क्या लगता है कि वही मेरा जो सवाल था, क्या किसी भी ऐसे पॉइंट पर पुतिन छोड़ेंगे चीजों को जहां से वो कमजोर नजर आए पूरी दुनिया को? आपने खुद ही बोला बॉम्बर ने उड़ान भरी है। हाँ। अब बॉम्बर ने उड़ान भरी है वो सिग्निफिकेंट है, पर इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट ये है कि वो वॉरहेड क्या कैरी कर रहे हैं, वो किस तरीके का वॉरहेड कैरी कर रहे हैं जिससे कि डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये वॉर जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और एक बात तो जरूर है कि जो आपकी बात से निकल के आ रही है और सब कहीं ना कहीं मन में सोच रहे हैं कि अब पुतिन अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे, वो अमेरिका वाला ट्रम्प नहीं, ये अपना ट्रम्प कार्ड खेलेंगे और उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेलने की रचना शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल करके वो एक तरीके से हारे हुए टैक्टिकल नेता नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो जैसा बताया राजनायक साहब ने, उन्होंने तो बेआबरू करके निकाल दिया यूक्रेन को। हमको तो ऐसा लग रहा था कि अब सबने इनका साथ छोड़ दिया यूक्रेन का, और ट्रम्प ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया जो कि लगता है फेल होने के कगार पर है। लेकिन किसी ने तो उनके हाथ थामा, उनका दामन थामा, उनको मजबूत किया कि वो इस तरीके पर हम इस स्टेज पर आ गए कि हमको लग रहा है कि पुतिन अब अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी, यूएस अपने रशिया की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड खेलेंगे। तो बॉम्बर उड़े हैं और आगे भी उड़ेंगे शायद,
पता नहीं उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, क्योंकि जंग कब खत्म हो जाए, कब तबाह हो जाए, कब अब तो वो मुकाम आने वाला है, शायद ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होने वाला है और किस तरीके के वॉरहेड यूज किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा प्रदीप कपूर जी, ये जो जर्मनी है, ब्रिटेन है, नाटो देश हैं, जो ये लगातार एक तरह से रशिया को चेतावनी देते हैं, अगेंस्ट रशिया यूक्रेन को ये मदद कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो फिर तो ये चीज आगे बढ़ेगी, फिर बात के जरिए हल कैसे निकलेगा? आपने ठीक कहा रोहित जी कि बात तो इसके लिए आगे बढ़ रही है और रुक नहीं रही है, क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत अमेरिका ने जब यूक्रेन को कंटिन्यूड सपोर्ट देने से मना किया, उस समय पे यूक्रेन को थोड़ा और दबाव में डालते कि भाई अब ये मौका नहीं है आपको और भी डिस्ट्रॉय करने का अपने देश को, क्योंकि उनकी देश के नजरिए से अगर हम देखें पूरी कंट्री को, वो डीपॉपुलेट हो चुका है, उनको कोई अभी जो एबल बॉडीड मैन नहीं मिल रहा है, तो वो बूढ़ों को भी एनलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को भी एनलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे मतलब जो एकदम यंग कैटेगरीज हैं, यंग कैटेगरी वाले लोग जो यूक्रेन में हैं अभी, वो भागने की कोशिश में है ताकि इस जंग में ना उनको ड्राफ्ट किया जाए। तो ये सब चीजें देख के बाकी देशों को कंटिन्यूअसली उनको कहना कि आप लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कितना हद तक ठीक था ये अभी पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में। बट उनको थोड़ा सेंसिबल और सेन, जो पहले जैसे जब शुरू होने वाला था जंग, शुरू होने से पहले ये मैक्रोन और जो जर्मनी वाले थे शोल्ट्स और बोरिस जॉनसन, ये पुतिन से बात की उन्होंने, मैक्रोन वगैरह और शोल्ट्स वगैरह उधर मॉस्को भी गए, उनके साथ बैठे, उनसे वार्तालाप की। पुतिन ने अपने कंडीशंस रखे कि भाई ये हमारे कंडीशंस हैं कि इनका जो मिलिट्री का जो है स्ट्रेंथ वो कम किया जाए, नंबर्स, जो नाटो में ज्वाइन करने का इनका सपना है उसको नहीं किया जाए, इमीडिएटली मना किया जाए। तो ऐसे शर्तें रखी। तो उन्होंने आके बाइडेन को कहा कि ये शर्तें हैं पुतिन की, ये वॉर को छेड़ने से बचाने के लिए। तो बाइडेन ने उस टाइम पे अपने यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कारण और जो डीप स्टेट है उसके दबाव के कारण उन्होंने मैक्रोन को, शोल्ट्स को, बोरिस जॉनसन को, सबको जो जवाब दिया कि बहुत जो सुना जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, जो स्वेयर वर्ड्स होते हैं कि ये जो कहते हैं पुतिन उसको तो हम बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे। और इनको देखना था कि ज़ेलेंस्की को कैसे पपेट बना के रखना है, यूक्रेन के शोल्डर पे कैसे गन फायर करनी है, यूक्रेन का नुकसान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वेपन्स का टेस्टिंग कैसे हो। तो उसमें इन्होंने उनको भागीदार बना लिया, साझेदार बना लिया, अपने साइड में लेके ये वॉर को नज करते रहे आगे कि वॉर शुरू हो जाए। तो उस टाइम पे यूरोप का जो साइकोलॉजी था कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों कंट्रीज ने, बाकी कंट्रीज ने भी कोशिश की कि वॉर रुका जाए। कि पुतिन ने फिर उसके बाद में जो स्टेप लिया कि 1 लाख सोल्जर वहां पर बॉर्डर पे खड़ा कर दिए कुछ हफ्तों के लिए। उस टाइम पे भी बाइडेन ने बिल्कुल 1% नहीं कोशिश की कि वॉर ना हो। तो उस टाइम पे जो माहौल था वो डिफरेंट था, जहां पर यूरोप का जो थिंकिंग था वो डिफरेंट था। अब माहौल बिल्कुल बदल गया। अब ट्रम्प का थिंकिंग डिफरेंट है बिल्कुल। वो कहते हैं कि वॉर को इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज उल्टा ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने देखा कि रशिया कुछ हद तक तो वीक हो गया है। अब अभी मैं एक उदाहरण दूंगा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जब ब्रिटेन को नाजी फोर्सेस बॉम्ब कर रहे थे, लुफ्टवाफ वगैरह जो प्लेन्स थे उनके नॉन स्टॉप, तो चर्चिल रोज रात को अपने रेडियो पे सारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बहुत ज्यादा उत्साह कर रहे थे कि हमको ये जंग लड़ते जाना चाहिए। तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जब ब्रिटेन एकदम कोलैप्स करने के मोड पे था, उनका जो जर्मनी का इंटेलिजेंस किसी कारण कुछ उल्टे वो चले स्टेप्स जर्मनी ने, तो उनका इंटेलिजेंस में गड़बड़ हो गई। उन्होंने उस टाइम पे ब्रिटेन के ऊपर बॉम्ब्स जो फेंक रहे थे वो रोक दिए
और रशिया की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लिया। ठीक। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जर्मनी हार गया उस वॉर में। ठीक। तो अभी भी ये हाल यूक्रेन का हो रहा है कि अंदर से खोखला होते जा रहा है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी काफी स्ट्रेन हो रहा है कि हम अपना सारा पैसा इस तरफ भेजें। तो उनके लोकल ऑपोजिशन भी हो रहा है। फिर बहुत सारी कंट्रीज हैं, हंगरी जैसी, जो इसको डायरेक्टली ओपोज कर रही हैं कि हमको तो टॉक्स करना चाहिए, हमको नेगोशिएट करना चाहिए, हमको ये वॉर को इमीडिएटली रोकना चाहिए। तो यूरोप में भी काफी डिविजन्स हैं। तो इस हिसाब से अब काफी प्रेशर तो है दोनों साइड्स में कि इसको किसी तरह भी सुलझाया जाए। ठीक है, किसी तरह सुलझाया जाए, लेकिन किस तरह ये सॉल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है।